नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। देवभूमि की शुरुआत कर रहे हैं तो देवभूमि में सबसे पहले खबर देहरादून से, जहां पर कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर नजर आ रहा है। ब्रिटेन से लौटे 23 लोगों में से 7 की रिपोर्ट अब तक पॉजिटिव आ चुकी है। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। सभी सैंपलों को NIB पुणे लैब में टेस्टिंग के लिए भेजे गए हैं। इनमें 5 देहरादून, 1 नैनीताल और 1 उधम सिंह नगर जिले के यात्री बताए जा रहे हैं। तो 5 लोगों के अब तक सैंपल्स भेजे जा चुके हैं और ये पांचों सैंपल्स टेस्ट होने के बाद से नए स्ट्रेन का पता चला। कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर के स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। ब्रिटेन से लौटे 23 लोगों में से 7 की रिपोर्ट पॉजिटिव बताई जा रही है। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। सभी सैंपलों को NIB पुणे लैब में टेस्टिंग के लिए भेज दिया गया है। तो वहीं इनमें से 5 देहरादून, 1 नैनीताल और 1 उधम सिंह नगर जिले के यात्री बताए जा रहे हैं। इस पे अधिक जानकारी के लिए फहीम तन्हा, रेजिडेंट एडिटर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फहीम, आपसे जानकारी चाहेंगे, इन यात्रियों का पता कब चला जो 23 लोग बताए जा रहे हैं? तो देहरादून में प्रवेश करने से पहले क्या इस बात की पुष्टि नहीं हुई थी? क्योंकि अगर एयरलाइंस पर ही ये चेकिंग की जाती है तो क्या एयरपोर्ट पर चेकिंग के दौरान इस बात का पता नहीं चला कि ये कोरोना पॉजिटिव है? देखिए, जो टेस्टिंग की व्यवस्था है, जो वो मानक के आधार पर जो विदेश से भारत लोग लौट रहे हैं, उनकी उस तरीके से वो सारी प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। लेकिन जब कोई सिम्टम्स के तरीके के आते हैं तो उसके बाद टेस्टिंग हो रही है, तो उसमें वो पॉजिटिव पाए गए हैं। और चूंकि ब्रिटेन तरीके का ये नए स्ट्रेन का एक खतरनाक वायरस बोला जा रहा है कि ये कोरोना जो मौजूदा था उससे कहीं अधिक खतरनाक है, उसके मद्देनजर ब्रिटेन से लोग लौटे हैं तो भारत सरकार की गाइडलाइन के मद्देनजर उनकी फिर दोबारा से पहचान की गई है कि कहाँ कहाँ लौटे हैं। तो उस हिसाब से अभी जो डिटेक्ट हुए हैं उत्तराखंड में वो 23 लोग हैं ऐसे, और इनमें जो पॉजिटिव पाए गए हैं, तो जैसा आपने बताया कि 7 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। अभी 15 की जांच हुई है और बाकी को अभी उनको ट्रेस आउट किया जा रहा है, जो कुल 23 में से। तो लिहाजा ये अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि इसको इस रूप में देखा जा रहा है कि अगर ब्रिटेन से लौटे हैं तो कहीं ये ब्रिटेन का जो नया स्ट्रेन वाला वायरस है ये कहीं ना हो, इसलिए इसको लेकर के बहुत एहतियात और सतर्कता बरती जा रही है। लेकिन अभी क्लियर हो पाएगा जब पुणे लैब से इसका टेस्ट रिपोर्ट आ जाएगी तो आदि क्लियर हो पाएगा। लेकिन इसी बड़े संदेह की नजर फहीम, क्या इन लोगों के साथ जो तमाम लोग जुड़े हुए थे अभी तक इनकी जिन लोगों से भी मुलाकात हुई है, क्या उनकी कांटेक्ट ट्रेसिंग की जा रही है और क्या उनके परिवार वालों को भी आइसोलेट किया जा रहा है, या फिर केवल जो लोग पॉजिटिव पाए गए हैं उन्हीं पर निगरानी सरकार बना रही है? देखिए, जो पॉजिटिव पाए गए हैं इनके जो कॉन्टैक्ट हैं उनको भी ट्रेस आउट किया जा रहा है। जो परिवार के लोग हैं उनको भी कर दिया गया है सबके, और उन पर नजर रखी जा रही है किसी तरीके की कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं। तो ये तो जो प्रक्रिया है वो अपनाई जाती है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं अब चूंकि जब लॉक में हम देखते हैं कि जिस तरीके से लोग लापरवाही बरत रहे हैं, तो ये भी एक बड़ी वजह है कि उस रूप में बाहर से आने वाले लोगों को नहीं देखा जा रहा है समाज में शुरुआती दौर में। लेकिन जैसे वो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं सब हड़कंप समझ रहा है। तो ये कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले थोड़ा और दिक्कत का सबब हो, इसलिए थोड़ी एहतियात भी जरूरी है। जी ठीक है फहीम, आप हमारे साथ बने रहिएगा, और भी खबरों पे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे हम। तो कोरोना के नए स्ट्रेन का पता चला और ऐसे में 23 लोगों में से 7 की रिपोर्ट पॉजिटिव भी आ चुकी है। और ऐसे में आप खबर हम आपको बता दें कि CM त्रिवेंद्र सिंह को लेकर है, जो कि दिल्ली एम्स में उनका इलाज चल रहा है। तो दिल्ली एम्स में CM त्रिवेंद्र सिंह रावत का इलाज जारी है। कल उनकी हालत गंभीर होने के चलते उन्हें भर्ती कराया गया था। 18 दिसंबर को कोरोना रिपोर्ट त्रिवेंद्र सिंह रावत की पॉजिटिव आई थी। पत्नी और बेटी को भी एम्स में भर्ती कराया गया। CM त्रिवेंद्र के फेफड़ों में मामूली इन्फेक्शन के बाद सामने आई। कोरोना संक्रमित होने के बाद से ही इन्फेक्शन का भी पता चला। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पत्नी और बेटी समेत दिल्ली एम्स में भर्ती हैं और उनका डॉक्टरों की देखरेख में इलाज चल रहा है। वहीं आपको बता दें कि बीते 18 दिसंबर को उनकी कोरोना रिपोर्ट जांची गई थी, जिसमें वो पॉजिटिव पाए गए थे। तो कोरोना संक्रमित होने के बाद से उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। और जो इन्फेक्शन बताया जा रहा है, कोरोना संक्रमण के बाद ही उन्हें ये इन्फेक्शन हुआ है। इन्फेक्शन की पुष्टि होने के बाद उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराए जाने के बाद अब
वो डॉक्टर्स की देखरेख में है। वहीं बीते रविवार को उन्हें बुखार आया, जिसके बाद उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया। तो परीक्षण के बाद डॉक्टरों ने उनके फेफड़ों में हल्का संक्रमण बताया था। और इस पर अधिक जानकारी के लिए फहीम तन्हा, रेजिडेंट एडिटर, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वहीं मैं आपसे जानकारी चाहेंगे कि कुछ दिनों पहले ही 18 दिसंबर को यानी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और अब यह कहा जा रहा है कि कोरोना संक्रमण के बाद उनके फेफड़ों में भी हल्का संक्रमण पाया गया है, इन्फेक्शन देखा जा सकता है। तो कितनी गंभीर श्रेणी में आंका जा सकता है इसे? देखिए, मुख्यमंत्री रावत की तबीयत ठीक है, कोई गंभीर नहीं है। उनको माइल्ड था, जिसके चलते ये सलाह करके पाया गया था उत्तराखंड में मेडिकल डॉक्टर्स के जो स्टाफ की तरफ से और सीएम के जो टीम है कि उनको ऐसा एम्स में ले जाया जाए। लिहाजा इसलिए उनको एम्स में भर्ती किया गया है। सीएम सिंह रावत, उनकी पत्नी सुनीता रावत, बिटिया है बड़ी, वो सभी से कुशल हैं। उनकी बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है, लेकिन क्योंकि कोरोना पॉजिटिव है और उनके निमोनिया का संक्रमण आया था, जो डॉक्टर ने बताया था, तो लिहाजा उनको एहतियात भर्ती किया गया है। लेकिन अभी जो एम्स से खबर मिल रही है वो उनकी तबीयत स्थिर है, तबीयत ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है और जल्दी ही लौटने की बात कही जा रही है। वैसे फहीम, उनकी पत्नी और बेटी भी कोरोना संक्रमित होने के बाद से कहा जा रहा है कि वो भी दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती है। उनकी हालात इस वक्त कैसे बने हुए हैं, इस बारे में भी आपसे जानकारी चाहेंगे। जी, जैसे मैंने कहा कि और बिटिया की भी स्थिति ठीक है, तबीयत उनकी ठीक है और कोई ज्यादा चिंता की बात नहीं बताई जा रही है। स्वास्थ्य दोनों का, तीनों का स्थिर बना हुआ है और जल्दी ही उम्मीद की जा रही है कि वापस लौट आएंगे। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फहीम आपका ये तमाम जानकारी के लिए और आप हमारे साथ बने रहिएगा और भी खबरों पर यूं ही अपडेट लेते रहेंगे आपसे। तो देहरादून में पुलिस को नए साल का तोहफा मिलने जा रहा है। पुलिस कर्मियों को मिलेगी साप्ताहिक छुट्टी। डीजीपी अशोक कुमार ने जारी किए हैं निर्देश और पर्वतीय जिलों के पुलिसकर्मी अब छुट्टी ले सकेंगे। तो 1 जनवरी से साप्ताहिक छुट्टी का ये तोहफा पुलिस कर्मियों को मिलने जा रहा है। तो छुट्टी का लाभ अब उठा पाएंगे। साप्ताहिक तौर पर ये छुट्टी पुलिस वालों को दी जा रही है। जिले में पौड़ी, गढ़वाल, टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत शामिल है। तो इस पर अधिक जानकारी के लिए फहीम तन्हा, रेजिडेंट एडिटर, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। उनसे अपडेट लेंगे कि फहीम, आपसे जानकारी चाहेंगे कि अब देहरादून की जो पुलिस है उन्हें एक तरीके से नए साल का तोहफा दिया गया है कि वह अपनी साप्ताहिक छुट्टी ले सकते। तो इसे किस तरीके से पुलिस की तरफ से देखा जा रहा है? देखिए, इसमें जब डीजीपी अशोक कुमार ने 4 संभाला था, यानी डीजीपी बने थे, उसके बाद उन्होंने कई सुधारों की बात कही थी। पुलिस में कुछ रिलैक्सेशन की बात कही थी, व्यवस्थाओं में बदलाव की बात कही थी और उसी के मद्देनजर कई फैसले हो रहे हैं। तो ये एक बड़ा फैसला है ऐतिहासिक, क्योंकि पुलिस में कभी भी साप्ताहिक छुट्टी उस रूप में नहीं होती है कि जैसे बाकी विभागों में, चाहे सरकार के विभाग हों चाहे निजी कार्यालय हों, उसमें तो पुलिस की 24 आवर्स और एक साप्ताहिक पूरे 7 दिन उनकी ड्यूटी रहती है। तो लिहाजा अब ये नई पहल करते हुए एक तोहफा दिया है तरीके से पर्वतीय जिलों में, क्योंकि पर्वतीय जिलों में पुलिस स्टाफ तो है लेकिन उतना वर्कलोड नहीं रहता है लॉ एंड ऑर्डर, तो लिहाजा वहां पर एक प्रयोग के तौर पर छुट्टी दी जा रही है। ये आदेश जारी किए गए और ये बड़ी बात है अपने आप में। पहाड़ में भी अगर इसके प्रयोग के तौर पर इसको दिया जाता है तो पुलिस कर्मियों का रिलैक्स होना, एक मेंटली पीस और छुट्टी का एक एहसास रहना, एक वो बड़ी बात। उनके कामकाज और उत्साह के साथ वो काम कर सकते हैं, क्योंकि उनको कभी छुट्टी नहीं मिलती है। ये पहल की गई है और इसकी काफी सराहना हो रही है। जी फहीम, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देहरादून पुलिस को बड़ा तोहफा मिला है, नए साल की छुट्टियां वो ले सकते हैं। लगातार जिस तरीके से अपने कार्य को लेकर के वर्दी धारक जो लोग हैं वो हमेशा डटे हुए रहते हैं, तो उन्हें भी छुट्टी की आवश्यकता होती है और ऐसे में बेहद बड़ा तोहफा उनके लिए माना जा सकता है। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे उत्तराखंड के, जहां पर उत्तराखंड दौरे पर आम आदमी पार्टी सांसद भगवंत मान है। तो काशीपुर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया उनका। 2 दिवसीय दौरे पर आम आदमी पार्टी सांसद भगवंत मान सिंह बताए जा रहे हैं 5 विधानसभाओं की किसान यात्रा में शामिल होने पहुंचे हैं। जसपुर, खटीमा, काशीपुर, किच्छा और सितारगंज में निकालेंगे यात्रा। तो 5 विधानसभाओं की किसान यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। और साथ ही आपको इस बात की जानकारी दे दें कि आम आदमी पार्टी सांसद भगवंत मान
जो बताए जा रहे हैं वो किसानों की यात्रा के लिए वो शामिल होने के लिए 2 दिवसीय दौरे पर यहाँ पहुंचे हुए हैं। लेके आए हैं, जबरदस्ती लोकसभा राज्यसभा में पास करवाए गए, वोटिंग भी नहीं करवाई गई, यस और नो के जरिए जबरदस्ती ये काले कानून लाए गए। तब से पंजाब का किसान तो आंदोलित है, लेकिन पिछले 1 महीने से ज्यादा हो गया पूरे देश का किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठा है। इतनी ठंड है, 50 से ज्यादा आदमी की जान जा चुकी है, लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं सरक रही। ये जो अहंकार की नीति है ये छोड़नी पड़ेगी। मैंने पार्लियामेंट में सेंट्रल हॉल में मोदी जी को भी रोका था 25 तारीख को। मैंने वो यही कहा था कि अगर आप रात को इसी सेंट्रल हॉल को 12:30 बजे जीएसटी लागू करने के लिए खुलवा सकते हो तो एक दिन का विशेष सत्र बुला के इन कानूनों को वापस ले लो। देश का किसान जो पूरे देश का पेट पालता है वो वहाँ पे अपने परिवारों समेत वहाँ पे मर रहा है, ठहर रहा है ठंड में, तो काले कानून वापस लेने होंगे। इसलिए उत्तराखंड का किसान भी वहाँ पे गया हुआ है। वहाँ ये सारा जो एरिया है ये काशीपुर का ये पूरा उधम सिंह नगर, मैंने पार्लियामेंट में भी जिक्र किया था जिस दिन ये कानून आए थे। मैंने कहा था कि ये शेरों से लड़के इस धरती को उपजाऊ बनाया। शेरों बहुत से लोगों को शेर खा भी गए। जो शेरों से लड़ना जानते हैं उनके साथ ऐसे जबरदस्ती मत करो, कानून वापस ले लो। तो आम आदमी पार्टी सांसद भगवंत मान 2 दिवसीय दौरे पर है और 5 विधानसभाओं की किसान यात्रा में शामिल होने के लिए 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हुए हैं। जसपुर, खटीमा, काशीपुर, किच्छा और सितारगंज में ये यात्रा निकाली जाएगी किसानों के हित में। तो उत्तराखंड दौरे पर आम आदमी पार्टी सांसद भगवंत मान बताए जा रहे हैं। इस पर अधिक जानकारी के लिए नाजिम खान हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। नाजिम, आपसे जानकारी चाहेंगे, 2 दिवसीय दौरा बताया जा रहा है आम आदमी पार्टी सांसद का, तो किस तरीके से इस दौरे को देखा जा सकता है कि किसान को समर्थन देने के लिए वो पहुंचे हुए हैं? क्या ये एक तरीके से कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं वो भी किसानों के हित में तो बात रख रहे हैं लेकिन सरकार के खिलाफ ही वो इस कानून को बता रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से उत्तराखंड में लगातार आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेता का दौरा जारी है और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के बाद उत्तराखंड की सरजमीन पर पंजाब के सांसद भगवंत मान आए हैं, जिन्होंने कृषि कानून के विरोध में किसानों के साथ किसान यात्रा का आयोजन किया है, जिससे जसपुर विधानसभा से लेकर काशीपुर, किच्छा, खटीमा, सितारगंज और विधानसभा में करेंगे, जिसको खटीमा में लास्ट किया जाएगा। जी वैसे नाजिम, हमने इनका बयान भी सुनवाया है दर्शकों को, तो इसमें भी भगवंत मान ये कहते हुए सुने जा रहे हैं कि ये किसान काला कानून है, ये जो कानून लाया गया है वो किसानों के लिए काला कानून है। तो इसे काला कानून क्यों कहा जा रहा है, जरा इस बात को स्पष्टीकरण करते हुए क्या उन्होंने और भी कुछ कहा है? हाँ, मैं बिल्कुल बता दूं आपको, ये जो सांसद हैं इन्होंने बिल्कुल साफ साफ कहा है कि ये काला कानून है और ये किसान के विरोध है और इसका किसान भी विरोध कर रहे हैं, इसे निरस्त किया जाए। और आने वाला उसमें क्या है, इन्होंने जैसे ये यहाँ पर आए उसमें बीजेपी में भी बहुत बड़ी हड़कंप मची हुई है और देखने वाली बात अब ये होगी कि इसमें अब क्या होता है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नाजिम आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो भगवंत मान आम आदमी पार्टी के सांसद है जो उत्तराखंड दौरे पर है, 2 दिवसीय दौरे पर बताए जा रहे हैं और किसानों के हित में वो पदयात्रा निकालने वाले हैं। खबर हरिद्वार से, जहां केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने एक बैठक की। मेला नियंत्रण भवन में ये बैठक बुलाई गई, अधिकारियों को निर्देश दिए गए इस बैठक में। तो राष्ट्रीय राजमार्ग के चल रहे कार्यों की समीक्षा की और शिक्षा, स्वास्थ्य और शहरी विकास संबंधित के तहत ये जानकारी ली गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग और साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और शहरी विकास संबंधित जानकारी लेते हुए ये बैठक बुलाई गई थी। हरिद्वार में ये बैठक बुलाई गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल इस बैठक में मौजूद रहे और उन्होंने ही इस बैठक को बुलाया था, तो उनकी अध्यक्षता में ही ये बैठक हुई और इस बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग के चल रहे कार्यों को लेकर के साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और शहरी विकास संबंधी जानकारी इस बैठक में ली गई है। तमाम अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे थे, तो ऐसे तमाम मुद्दे थे शिक्षा, स्वास्थ्य और शहरी विकास को लेकर के इस बैठक में चर्चा हुई है। और साथ ही जितने कार्य सौंपे गए हैं अधिकारियों को, जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें, चाहे शिक्षा या स्वास्थ्य को लेकर के बात करें, तो उन अधिकारियों से समीक्षा करने को कहा गया और साथ ही साथ अब तक जितना जायजा लिया गया है उसके अपडेट को लेकर के ये बैठक बुलाई गई थी। मेला नियंत्रण भवन में ये बैठक हुई जहां पर तमाम अधिकारी मौजूद थे। राष्ट्रीय राजमार्ग के चल रहे कार्यों की समीक्षा की गई
और उसके ठीक बाद ही शिक्षा, स्वास्थ्य और शहरी विकास से संबंधी जानकारी भी ली गई है। तो हरिद्वार में ये बैठक हुई थी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने ये बैठक बुलाई थी। तो मेला नियंत्रण भवन में ये बैठक रखी गई थी, जिसमें तमाम अधिकारी मौजूद थे। उन्हें तमाम दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। इस पर अधिक जानकारी के लिए सुमित सैनी संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। सुमित, आपसे जानकारी चाहेंगे कि जो ये हरिद्वार में बैठक बुलाई गई थी रमेश पोखरियाल की तरफ से, तो शिक्षा और साथ ही साथ राष्ट्रीय राजमार्ग के जो कार्य अब तक दिए गए हैं उनकी समीक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के चर्चा की गई इस बैठक में। क्या कुछ अपडेट इस बैठक को लेकर के रहे हैं? सुमित, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? लगता है सुमित तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो आपको जानकारी दे दी कि हरिद्वार में ये बैठक बुलाई गई थी रमेश पोखरियाल की तरफ से और इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और शहरी विकास को लेकर के तमाम जानकारियां ली गई है। तमाम अधिकारी भी मौजूद थे इस बैठक में। दिशा की बैठक थी और जैसे कि आपको मालूम है कि हर 3 महीने में दिशा की बैठक होती है। विभागों को टारगेट दिया गया है। मुझे भरोसा है कि क्योंकि आकांक्षी जिला भी है और प्रधानमंत्री जी की बहुत इच्छा रहती है कि जो ये आकांक्षी जिले हैं इन पर बहुत पूरा ध्यान केंद्रित किया जाए। सड़कों का भी बहुत तेज़ी से प्रगति हो रही है। मुझे भरोसा है कि जो देहरादून से और हरिद्वार तक जो ये सड़क है ये भी आगे जनवरी तक हम पूरा कर रहे हैं। यह हरिद्वार से मुजफ्फरनगर तक का भी बहुत तेज़ी से काम चल रहा है और जनवरी 21 तक हम लोग उसको भी पूरा कर रहे हैं। ये जो हरिद्वार से लेकर के और नजीबाबाद तक तो जा रही है उस पर भी युद्ध स्तर पर काम शुरू होगा। जब तो इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुमित सैनी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, आपसे जानकारी चाहेंगे, जो बैठक बुलाई गई थी तमाम अधिकारियों के साथ रमेश पोखरियाल की, तो क्या इस बैठक में नतीजा रहा, किन मुद्दों को लेकर के चर्चा हुई, जरा इस बारे में जानकारी दीजिए। बिल्कुल, यहाँ पर केंद्रीय मंत्री पहुंचे थे यहाँ पर निशंक पोखरियाल। उन्होंने बैठक में तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में जो केंद्र के द्वारा जो संचालित जो योजनाएं हैं उन योजनाओं की अपडेट ली। उन पे जो उन पर जो कहीं लापरवाही बरती जा रही थी उन पर भी समीक्षा की और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए कि किसी तरह की जो कोताही नहीं बरती जाएगी और इन जो तमाम जो कार्य हैं समय से पूरे किए जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।